वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है द ग्रुप 18 एलिमेंट यानी कि नोबल गैसेज। नोबल गैसेज इनको कई बार इनर्ट गैसेज या रेयर गैसेज भी बोला जाता है। बट ये जो बात है इनर्ट बोलना या फिर रेयर बोलना 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इनर्ट तब बोला जाता है जब कोई एलिमेंट रिएक्ट ही नहीं करता किसी भी कंडीशन में। बट जीनोन के तो बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा चुके हैं, मतलब जीनोन रिएक्टिव है, क्रिप्टॉन रिएक्टिव है। और अगर ये एलिमेंट रिएक्टिव हैं तो आप इनको इनर्ट नहीं बोल सकते। दूसरी बात है रेयर गैसेस बोलना। रेयर तब बोला जाता है जब अबंडेंस बहुत बहुत ज़्यादा कम हो। बट अगर मैं अकेले आर्गन की बात करूं तो आर्गन अकेला अप टू 1% एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। मींस रेयर तो नहीं है, तो इनको रेयर या फिर इनर्ट नहीं बोला जा सकता। हाँ, नोबल गैसेस ये हैं, ये बहुत बहुत कम रिएक्टिव हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जो नोबल गैस एलिमेंट हैं वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, नियॉन की 2s2 2p6, आर्गन की 3s2 3p6, क्रिप्टॉन की 4s2 4p6, जीनॉन की 5s2 5p6 और रेडॉन की 6s2 6p6। यानी हर एक एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। हीलियम केस में एस ऑर्बिटल है आउटर, तो एस कंप्लीटली फिल्ड है। बाकी केस में पी ऑर्बिटल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। इनकी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यानी कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी ना के बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी बहुत कम है, जीरो के अप्रोक्सीमेट है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो कोई फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के क्यों आयनाइज होना चाहेगा? इस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इनके यूजेस की बात की जाए तो जो आर्गन है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, कोई रिएक्शन है जिसके अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए तो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आर्गन गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं वो है। दूसरा, अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम मल्टीपर्पज यूज में आता है। जैसे अगर एनएमआर मशीन की बात करें तो एनएमआर के अंदर लिक्विड हीलियम का यूज किया जाता है। लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 4 केल्विन के अराउंड होता है। तो लिक्विड हीलियम क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पे हम सुपर कंडक्टर बनाते हैं और सुपर कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अच्छा क्रिएट कर किया जा सकता है। तो एनएमआर में हमें हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसके लिए फिर हम लिक्विड हीलियम के अंदर सुपर कंडक्टर रखते हैं। दूसरा, जो हीलियम गैस है उसकी सोल्युबिलिटी काफी कम है। जब सोल्युबिलिटी काफी कम हो तो उसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम सी डाइवर के लिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनके अंदर। अगर सी डाइवर की जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके अंदर नाइट्रोजन की कंपोजिशन ज्यादा हो तो नाइट्रोजन हाई प्रेशर पे, जैसे जैसे सी डाइवर समुद्र में नीचे जाएगा, सी के अंदर ओशन में नीचे जाएगा, तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन की। जब सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, जब तक वो नीचे है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वापस आना शुरू होगा तो जैसे जैसे वो राइज करेगा वो वैसे वैसे जो सोल्युबिलिटी है नाइट्रोजन की एकदम से गिरना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे गैस की सोल्युबिलिटी जो ब्लड के अंदर है उसकी सोल्युबिलिटी घटेगी, एकदम से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बैंड की सिचुएशन आ जाएगी, जिसकी वजह से सी डाइवर्स की मौत भी हो सकती है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हीलियम गैस का यूज किया जाता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं सी डाइवर के, उनमें हीलियम डाली जाती है। हीलियम की क्योंकि सोल्युबिलिटी बहुत कम है तो हाई प्रेशर पे भी जब वो नीचे है बिल्कुल सी के अंदर, ओशन के अंदर, तब भी सोल्युबिलिटी ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो भी सोल्युबिलिटी में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। जब सोल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला तो बैंड की सिचुएशन नहीं आएगी, बबल्स नहीं बनेंगे ब्लड के अंदर, तो वो रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा, बैलून्स के अंदर वैसे तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है, बट जो हीलियम है, हीलियम हल्की होने के साथ साथ नॉन रिएक्टिव भी है। अब आपने किसी बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी और वो फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, तो इस केस में एक्सप्लोजन हो सकता है। बट अगर हीलियम से आपने उस बैलून को भरा है तो उसके अंदर एक्सप्लोजन तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो सेफ्टी ग्राउंड्स पे हाइड्रोजन की बजाय हीलियम प्रेफर की जाती है बैलून्स में भरने के लिए। नियोन की बात की जाए तो नियोन जो कलर्ड लैंप होते हैं, कलर्ड लाइट वाले,
उनके अंदर नियोन डिस्चार्ज लैंप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो नोबल गैसेज हैं, आपने देखा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड ऑर्बिटल वाली है। जब फुल फिल्ड ऑर्बिटल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इजीली इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करेंगे, सो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के केस में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो 2372 किलो जूल पर मोल, नियोन की 2080 किलो जूल पर मोल, आर्गन की 1521 किलो जूल पर मोल, क्रिप्टॉन की 1351 किलो जूल पर मोल, जिनोन की 1170 किलो जूल पर मोल और रेडोन की 1037 किलो जूल पर मोल। यानी डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो जो आयनेशन एनर्जी है वो काफी डिक्रीज कर रही है, काफी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। क्यों? अगर आयनेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो आयनाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब आयनाइज करना इजी हो जाएगा तो उस केस में रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर एटॉमिक रेडियाई की बात की जाए तो एटॉमिक रेडियाई हीलियम की 1.20 एंगस्ट्रॉम, नियोन की 1.60 एंगस्ट्रॉम, आर्गन की 1.91, क्रिप्टॉन की 2 एंगस्ट्रॉम और जिनोन की 2.20 एंगस्ट्रॉम। यानी डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो दूर होता जा रहा है, इसी वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जा रही थी। बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो नोबल गैसेज हैं, पहली बात तो ये गैसेज की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करती हैं? गैसेज की फॉर्म में एग्जिस्ट इसलिए करती हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल हैं, जैसे हीलियम की बात करूं तो हीलियम गैस के अंदर क्या होगा? हीलियम का एटम होगा। यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है? मोनो एटॉमिक हैं। इनमें एक से ज्यादा एटम नहीं होते, अकेले अकेले होते हैं। वजह, एक तो ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये किसी और से बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, ये सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट करना चाहते हैं। अब सिंगल एटम की तरह अगर एग्जिस्ट करेंगे तो जो सारे पार्टिकल हैं वो एक जैसे हैं। जब सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, जिनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्सेज होंगी। और वीक वंडरवाल फोर्सेज की वजह से, और साइज इनका छोटा है क्योंकि सिंगल सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो वंडरवाल फोर्सेज का भी अमाउंट वो काफी कम होगा। जितनी कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उतना कम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एलिमेंट का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या करते हैं? लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। दूसरा, कैसे पता चला कि भाई ये मोनो एटॉमिक ही है? थ्योरेटिकली तो हमने कह दिया कि भी इनके अंदर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इनको मोनो एटॉमिक रहना चाहिए। बट प्रूफ क्या है? प्रूफ है काइनेटिक स्टडी। जब हम इनके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू Cp, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशो लेते हैं, यानी गैमा की वैल्यू देखते हैं, तो गैमा की वैल्यू इन सभी गैसेस के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.66 के अराउंड आती है। और आपको पता है जो मोनोएटॉमिक गैस है उनके लिए गैमा की वैल्यू 1.66 होती है, डाइएटॉमिक के लिए 1.40, और जितने जितने एटम बढ़ते जाएंगे जो वैल्यू है गैमा की वो डिक्रीज करती जाती है। तो क्योंकि इन सभी के लिए गैमा की वैल्यू 1.66 के अराउंड आ रही है, इसका मतलब ये सारे के सारे जो नोबल गैसेज हैं ये मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है क्लेथरेट कंपाउंड। क्लेथरेट क्या होते हैं? क्लेथरेट होता है ट्रैप्ड, यानी कि कोई एलिमेंट जब किसी कैविटी के अंदर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लेथरेट कंपाउंड। एक्चुअली आपको पता है कि जो नोबल गैसेस हैं ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते इजीली, इजीली रिएक्शन नहीं करते। जब रिएक्शन नहीं करते और इनके कंपाउंड बनाने हो या इनको स्टोर करके रखना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको ट्रैप करके रखना पड़ेगा, यानी क्लेथरेट बनाने पड़ेंगे। अब क्लेथरेट बनाएंगे कैसे? कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिडिफाई होता है, क्रिस्टल बनाता है, तो उस केस में उस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारी कैविटी रह जाती हैं। जो वो कैविटी होती हैं, वो कैविटी का जो साइज है
वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है और उसकी अरेंजमेंट कैसी है सॉलिडिफाई होते वक्त, किस तरीके का वो क्रिस्टल बना रहा है। जिस तरीके की कैविटी होगी, जितने साइज की कैविटी होगी, उतने साइज की किसी भी एलिमेंट को वो ट्रैप कर सकता है। ट्रैप करेगा ये जरूरी नहीं है, वो ट्रैप कर सकता है। अब ट्रैप कब करेगा? जब हाई प्रेशर पे वो एलिमेंट उसके साथ रखा जाता है, जब सोल्डिफाई कर रहे हो। अगर मैं क्यूनोल की बात करूं, यानी कि 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन की बात करूं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बेंजीन रिंग और एक OH यहां पे और पैरा पोजीशन पे एक OH यहां पे। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल यानी कि क्यूनोल के मॉलिक्यूल जब सोलिडिफाई होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं बीटा क्यूनोल की फॉर्म में, तो जो कैविटी बनती हैं उनका साइज अप्रोक्सीमेटली 4 एंगस्ट्रॉम होता है। और आपको पता है जो हमने अभी साइज देखे हैं हीलियम से लेके जीनोन तक, तो उनके साइज अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉम या उससे कम रेडियस वाले हैं। अब 4 एंगस्ट्रॉम की कैविटी है तो इतने ही डायमीटर या इससे छोटे डायमीटर वाले को ट्रैप किया जा सकता है। अब जो क्रिप्टॉन और जीनोन है इनकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉम है। जो इनकी रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम के अराउंड है, तो ये परफेक्टली फिट हो जाएंगे इस कैविटी के अंदर। अगर मैं हीलियम और नियोन की बात करूं तो हीलियम और नियोन का साइज काफी ज्यादा छोटा है। इतना छोटा साइज है कि 4 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाली कैविटी के अंदर से वो एस्केप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो हीलियम और नियोन के क्लैथेट बनाना बहुत मुश्किल है। जनरली इस जैसे मॉलिक्यूल के साथ यानी क्यूनोल के साथ तो वो क्लैथेट बनाते भी नहीं है। दूसरा, जरूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ क्यूनोल ही हो, यही मॉलिक्यूल है तभी आप क्लैथेट बना पाओ। इवन वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, SO2 के साथ, मिथेनॉल के साथ क्लैथेट बनाए जा सकते हैं। अगर क्यूनोल की बात की जाए तो क्यूनोल और क्लैथेट अगर हम किसी नोबल गैस का बना रहे हैं तो 3:1 की रेशो में ये क्लैथेट बना सकता है, यानी 3 मॉलिक्यूल क्यूनोल के और 1 मॉलिक्यूल नोबल गैस का, या फिर एक एटम कह सकता हूं क्योंकि ये तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरा, अगर मैं वाटर के साथ करता हूं तो वाटर का साइज छोटा है। वाटर जो कैविटी बना रहा है उनके अंदर 6:1 का जो है क्लैथेट बनता है, मींस 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 1 मॉलिक्यूल नोबल गैस का। अब कैसे बनाते हैं? आपके पास जो भी सॉल्यूशन है, जो भी लिक्विड है जिसको आप क्लैथेट बनाने के लिए यूज करोगे, उसको आप हाई प्रेशर गैस का रख के सोलिडिफाई करो, क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करो। जब हाई प्रेशर होगा गैस का तो उस टाइम पे वो डिजोल्व होगा। जब वो डिजोल्व होगा और साथ ही साथ सोलिडिफिकेशन चल रहा है, फ्रीजिंग चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो गैसेज ट्रैप हो जाएंगी उन कैविटीज के अंदर जो कैविटी बनने वाली है। अब इन मॉलिक्यूल के तो जो क्लैथेट बनाने की जो टेंडेंसी थी वो थोड़ी सी कम थी। जियोलाइट की हम बात करें, जियोलाइट बहुत अच्छी कैविटी बनाता है। तो जियोलाइट्स के अंदर हम काफी अच्छे क्लैथेट बना सकते हैं। मींस अगर बाई वेट बात करें तो आर्गन का 20% बाई वेट हम क्लैथेट बना सकते हैं। जियोलाइट के अंदर इतना इनकैप्सुलेट कर सकते हैं आर्गन मॉलिक्यूल्स को।